पश्चिमी एशिया में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बात अमेरिकी सैनिकों के खून बहने तक पहुंच गई है। अब ट्रंप क्या करेंगे? उधर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का दावा है, जिसे ईरान ने लाल रेखा यानी रेड लाइन बता करके रखा था। अब सवाल यह है कि ईरान इस पर क्या करेगा। खबरें बता रही हैं कि अमेरिकी जहाज जर्मनी और फ्रांस से उड़ान भर के पश्चिमी एशिया पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर हॉर्मुज में फिर दो तेल टैंकरों पर विस्फोट का दावा भी है। इन दावों, खबरों, धमाकों और मौतों के बीच क्या दुनिया फिर एक बार उस जंग की बंधक बनने वाली है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था? ईरान जंग का एंड गेम क्या है? क्या बात बर्बादी पर जाकर ही खत्म होगी? और इतने खून खराबे के बीच एक छोटे से देश पर ईरान का गुस्सा अचानक क्यों फूट पड़ा है? आज इन्हीं पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। अमेरिका ईरान के बीच हमले तेज हो गए हैं। जंग की आंच सीधे अमेरिकी सेना तक अब पहुंची है। 2 दिन के भीतर 3 अमेरिकी सैनिक ईरानी हमलों में मारे गए हैं। पहले 17 जुलाई को जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले में 2 सैनिक मारे गए। इसके बाद 18 जुलाई को इराक में हुए हमले में 1 जवान और मारा गया। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैनिक लापता भी बताया जा रहा है। बेस में कुछ संदिग्ध अवशेष मिलने की खबर है। आशंका है कि वो उसी लापता सैनिक के हो सकते हैं। सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री साइट्स पर हमले किए। ट्रंप ने कहा कि ये हमले मारे गए सैनिकों के सम्मान में किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस साइट्स और मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को निशाना बनाया है। उधर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों पर फिर से नए हमलों का दावा किया है। IRGC के मुताबिक उसने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट में खड़े अमेरिकी विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। कुवैत में एक एयरबेस और सीरिया और बहरीन में US मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाए जाने का दावा भी IRGC ने किया है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी हालात नाजुक बने हुए हैं। IRGC का दावा है कि हॉर्मुज में 2 ऑयल टैंकरों में विस्फोट हुआ है। IRGC के मुताबिक ये टैंकर हॉर्मुज के असुरक्षित और खतरनाक हिस्से से गुजर रहे थे। हालांकि ईरानी सेना ने ये नहीं बताया कि वो जहाज कौन से थे और किस देश के झंडे तले चल रहे थे। सेंटकॉम ने जहाज पर विस्फोट के दावे को खारिज किया है, लेकिन UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है कि उन्हें 19 जुलाई की रात ओमान के तट के पास एक जहाज में आग लगने की खबर मिली। आग लगने की वजह क्या थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक 19 जुलाई को अमेरिका ने डारखोविन न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। गरीबाबादी ने इसकी निंदा की और कहा कि ये पावर प्लांट केवल शांतिपूर्ण कामों के लिए था। कतरी मीडिया अल जजीरा के मुताबिक डारखोविन पावर प्लांट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन था। 2022 में इसका काम शुरू हुआ था और 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य इसे रखा गया था। हालांकि अमेरिका की ओर से इस तरह के किसी भी हमले की जानकारी अब तक नहीं दी गई है, कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अगर ये सच है तो एक खतरनाक संकेत हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने फरवरी-मार्च में हुई जंग के दौरान भी सीधे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाया था। हाल ही में ईरान ने धमकी भी दी थी कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वो हुती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करवा देगा। और बाब अल मंदेब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह एक अहम ग्लोबल शिपिंग पॉइंट है। इस पर हमने दुनियादारी के पिछले एपिसोड में विस्तार से बात की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच लड़ाई में इस बार जॉर्डन एक हॉटस्पॉट बन गया है। खासकर बीते कुछ दिनों में यहीं पर अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई। ईरान ने वैसे तो बहरीन, कुवैत, कतर और सीरिया जैसे पश्चिमी एशिया के कई देशों पर हमले किए हैं, लेकिन हाल में उसने खास तौर पर जॉर्डन को ज़्यादा निशाना बनाया है। बीते 5 दिनों में उसने 4 बार जॉर्डन पर हमला किया है और ये हमले यूं ही नहीं हैं, इसके पीछे ईरान की सोची समझी रणनीति कही जा रही है। पहले जानते हैं कि ईरान ने जॉर्डन पर कहां हमले किए, टारगेट्स क्या थे। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान ने 13-14 जुलाई की रात जॉर्डन में किंग फैसल एयरबेस में उस जगह पर हमला किया जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। इस हमले में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद ईरान ने पूर्वी जॉर्डन के एक बेस पर हमला किया जहां अमेरिकी ब्लैक हॉक
हेलीकॉप्टर का बेड़ा मौजूद था। इस हमले में कुछ हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गए। इसके बाद ईरान ने जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर हमला किया। पहले हमले में लगभग 20 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे जो बंकरों में शरण लेने के लिए भाग रहे थे। उस हमले में कोई मारा नहीं गया था। इसी बेस पर 17 जुलाई को ईरान ने फिर दोबारा हमला किया जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 4 अन्य घायल हुए। सवाल उठता है कि जॉर्डन को ईरान अपना मुख्य टारगेट क्यों बना रहा है? इसके पीछे उसकी रणनीति क्या है? वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी एशिया में अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट बेस बनकर के उभरा है। अमेरिका ने हाल ही में बहरीन, कतर और यूएई जैसे देशों से कई हथियार, सैनिक और दूसरे मिलिट्री एसेट्स को जॉर्डन और इजराइल में शिफ्ट किया था। खाड़ी के अन्य देशों ने अपने यहाँ अमेरिका की मिलिट्री एक्टिविटीज काफी हद तक सीमित कर दी हैं। ऐसे में जॉर्डन की भूमिका और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अमेरिका और जॉर्डन के बीच लंबे समय से मजबूत सुरक्षा और इंटेलिजेंस के संबंध हैं। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में भी जॉर्डन के बेस अमेरिका के काफी काम आए थे। इन सब के बदले अमेरिका जॉर्डन को बड़े पैमाने पर आर्थिक और सैन्य सहायता देता आया है। यही वजह है कि अमेरिका जॉर्डन को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मुफीद मानता है। इसके अलावा जॉर्डन के साथ एक और अहम फैक्टर है, वो है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, जो उसकी स्थिति है भूगोल में। नक्शे में देखिए, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई जैसे खाड़ी देशों के मुकाबले जॉर्डन जो है वो ईरान से थोड़ा ज़्यादा दूर है। इस वजह से जॉर्डन में ईरानी हमले से भी ज़्यादा सुरक्षा मिल सकती है। ऐसे में ईरान जानबूझकर जॉर्डन पर ही हमले बढ़ा रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान इसके जरिए जॉर्डन को अमेरिका की मदद करने की सज़ा देना चाहता है, साथ ही अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स का नुकसान भी करना चाहता है। लेकिन खबरों की माने तो अमेरिका भी अब इन हमलों का माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका पश्चिमी एशिया में हथियार और फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि जर्मनी से यूएस एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स और ब्रिटेन से F-35 जेट्स इस इलाके में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कई रिफ्यूलिंग विमान भी भेजे जाने की खबरें हैं। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका ही कह रहा है कि ईरान के साथ बातचीत और कूटनीतिक हल की संभावना अब भी बनी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान से बातचीत होती है तो उन्हें खुशी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। वहां जहाजों की आवाजाही पर कोई टोल या हमला नहीं होना चाहिए। अगर ईरान समझौते की शर्तों को नहीं मानेगा तो उस समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन संभावनाएं जताए जाने के बावजूद फिलहाल ना तो अमेरिका और ना ही ईरान अपने हमलों से पीछे हटते दिख रहे हैं। तो क्या दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची या उम्मीद अब भी की जा सकती है? जानने के लिए हमने जानकारों से बात की। देखिए, जंग ही एक तरह का नेगोशिएशन है। जंग जो होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको एक तरह से भाव तोल ही समझा जाता है। क्योंकि अगर पता चल जाए कि आपकी ताकत मुझसे ज्यादा है, फिर तो जंग लड़ूंगा ही नहीं मैं आपसे, सीधा ही कर लूंगा समझौता। तो अभी भी है गुंजाइश, और इसीलिए दोनों ने अपने एक दूसरे के सबसे जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उन पे हमला नहीं किया है। यानी ईरान की एनर्जी और ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर अभी तक हमला नहीं हुआ है बड़े तौर पे। और इसी तरह से अमेरिका के भी सिविलियन टारगेट्स पे या और उनके गल्फ कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज के तेल के ठिकानों पे, ऑयल टर्मिनल्स पे, रिफाइनरीज पे, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब है अभी भी गुंजाइश है। एक बार वो होने लगे तो इसका मतलब है जंग बहुत आगे बढ़ गई है। तो बेशक है और हो रहा होगा, पीछे से कुछ बातचीत भी चल रही होगी। पर अगर आपको दिखे कि उन पे डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स के ऊपर या एनर्जी के ऊपर या तेल के भंडारों पे, तो फिर इसका मतलब बात आगे निकल गई है, फिर मुश्किल है वापस आना। इन सबके बीच ईरान के अंदरूनी हालात को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान का एक कट्टरपंथी धड़ा खुल करके शीर्ष नेताओं के विरोध में आ गया है। ये नेता हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर बाकिर गालिबाफ। अरागची और गालिबाफ ही फिलहाल ईरान की ओर से बातचीत को लीड कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथी धड़े का मानना है कि ये तीनों नेता सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई को कमजोर कर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। यही नहीं, कट्टरपंथी
अमेरिका के साथ समझौते से भी उसके भी सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ईरानी नेताओं ने खामेनेई की हत्या का बदला लेने के बजाय अमेरिका से समझौता करके घुटने टेक दिए। रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा है कि जब पेजेश्कियान पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, तब कुछ लोगों ने उनका खूब विरोध किया था। उनकी मौत के नारे तक लगाए गए थे। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को गद्दार और बिकाऊ बताते हुए उन पर पत्थर तक फेंके गए थे। दावा है कि इसके बाद अराक्ची को वहां से भागना पड़ा था। अब अगर ये दावे सच हैं तो ईरान के अंदरूनी हालात के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, खासकर ऐसे समय में जब सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कहां और किस हाल में है, इसे लेकर के कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। सवाल ये भी है कि क्या इसी विरोध के दबाव में आकर तो ईरान ने शांति समझौते और बातचीत से अपने कदम पीछे नहीं खींचे। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। कहना मुश्किल है कि ये ऑथेंटिक है, ये थोड़ी बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बताई गई ये बात, ये कहना मुश्किल है। पर ये कि कट्टरपंथी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे हैं कट्टरपंथी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि रोज रोज की लड़ाई की जगह एक बार आर पार कर लें अमेरिका के साथ और हमला कर ही दें हर तरह से उनके ठिकानों पे और उनके साथियों पे, यानी जीसीसी कंट्रीज पे। तो ऐसे लोग हैं वहाँ, कट्टरपंथी हैं, जो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि लड़ें हम, जैसे इराक में लड़ाई हुई थी अमेरिका के साथ, यानी उनको लैंड पे लाके जमीनी लड़ाई लड़ी जाए उनके साथ। तो ऐसे हैं। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ब्रिटेन से है। 10 साल में 7वें प्रधानमंत्री सत्ता में आ गए। 56 साल के एंडी बर्नहैम अब नए प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद एंडी लेबर पार्टी के नए नेता चुने गए, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली। कीर स्टारमर को अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा था। इसकी सबसे बड़ी वजह हालिया लोकल चुनावों में लेबर पार्टी का खराब प्रदर्शन और लगातार गिरती क्रेडिट रेटिंग रही। पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बढ़ते दबाव के बीच 22 जून 2026 को कीर स्टारमर ने इस्तीफा देने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स को सौंप दिया। फिर एंडी बर्नहैम ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और ऑफिशियली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। स्टारमर का कार्यकाल लेबर पार्टी के इतिहास का सबसे छोटा प्रधानमंत्री कार्यकाल माना जा रहा है। अब बात एंडी बर्नहैम की करते हैं। बर्नहैम लेबर पार्टी के सीनियर लीडर्स में गिने जाते रहे हैं। ये जून 2026 से मैकरफील्ड सीट से सांसद हैं। इससे पहले एंडी 2017 से 26 तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहे हैं। ग्रेटर मैनचेस्टर नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड का हिस्सा है। बर्नहैम ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने हैं जब ब्रिटेन कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी धीमी हो गई है, पब्लिक सर्विसेज पर दबाव बढ़ रहा है और बुनियादी सुविधाओं को लेकर के लोगों की नाराज़गी भी बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एंडी बर्नहैम इन चुनौतियों से ब्रिटेन को बाहर निकाल पाएंगे? क्या ब्रिटेन में कोई बदलाव आएगा या फिर प्रधानमंत्री ही बदलते रहेंगे? अगली सुर्खी रूस यूक्रेन वॉर से है। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर करीब 5 घंटे तक बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला किया। इस हमले में लगभग 6 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए और राजधानी के कई इलाकों में आग लगने की खबरें आईं। वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इस हमले में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 3 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। इसी बीच व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने ये दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को के पास रूस के लॉजिस्टिक्स सेंटर और एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। उन्होंने ब्लैक सी में रूस के 2 टैंकर्स और 4 कार्गो शिप पर भी हमले का दावा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन के शहरों पर और नागरिकों पर जितने हमले करेगा, यूक्रेन उनका जवाब देगा। इस युद्ध को खत्म करने का एक ही रास्ता है, रूस पर लगातार दबाव बढ़ाना। तो आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टैलेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।